हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अमन यूका इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। यूका इंडिया गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा है। इसमें आज हम क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। और केमिकल बॉन्डिंग इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। ये आपको ऑर्गेनिक में भी बॉन्डिंग हेल्प करने वाला है। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ो। तो हमने दो चीजें पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज होती है बॉन्डिंग की, वो क्या होती है, कहाँ पे होती है, बॉन्डिंग वाले में होती है ज्यादा, और ये अट्रैक्शन की वजह से होती है। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं, बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल जो होती है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है और स्टेबिलिटी हाइयर होती है। तो मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज करो कि एक वाटरफॉल हो रहा है हमारा, तो हाइट से हो रहा है, वाटरफॉल होगा। तो जो वाटर जो हाइट पे रखी है ना, उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, हाइयर होगी, पोटेंशियल एनर्जी है। बट उसकी स्टेबिलिटी लोअर होगी, तभी तो वो नीचे आएगा। तो एनर्जी हाइयर होगी तो स्टेबिलिटी लोअर होगी, और फिर एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को आपने घर में देखा होगा, काफी शैतानी करता है, इधर जाता है उधर जाता है, घूमता है, तंग करता है लोगों को, वट। तो मतलब उसकी एनर्जी हाइयर होती है, बट उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बट जैसे ही वो स्टेबल होगा, थक जाएगा, तो चुपचाप आके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, समझ में आया? अब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, बट एनर्जी लोअर होगी। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा जो स्टेबिलिटी होगी ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ही होगी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स के पास लोअर एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी हाइयर होती है। लोअर एनर्जी एंड हाइयर स्टेबिलिटी, लोअर एनर्जी एंड हाइयर स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म ड्यू टू द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल। एडिटिव इफेक्ट मतलब दो ऑर्बिटल्स आपस में ऐड होते हैं, तो एडिटिव इफेक्ट की वजह से बॉन्डिंग फॉर्म होता है। तो बॉन्डिंग एमओटी इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, एडिटिव इफेक्ट की वजह से फॉर्म हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होता है, दो फेज आपस में कंबाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया था आपको बॉन्डिंग वाले के केस में। देखो एडिटिव इफेक्ट है ये, बिकॉज दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एडिटिव इफेक्ट, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज कंबाइनिंग, एम्पलीट्यूड इज कंबाइनिंग। तो दिस इज ड्यू टू द एडिटिव इफेक्ट। समझ में आया? हाँ यही। तो बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, लोअर एनर्जी होती है इनकी और हाइयर स्टेबिलिटी होती है, और ये फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू एडिटिव इफेक्ट। अब हमने बॉन्डिंग की बात कर ली, तो भाई एंटी बॉन्डिंग की भी बात करनी पड़ेगी। एंटी बॉन्डिंग की बात करो, व्हाट इज एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल। देखो मैंने जब आपको डिस्ट्रक्टिव फेज पढ़ाया था, तो उसमें समझाया होगा कि एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स क्या होता है। कि जब दो फेज आपस में डिस्ट्रक्टिवली कंबाइंड होते हैं, आउट ऑफ द फेज आके कंबाइंड होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर पहला फीचर क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ एंटी बॉन्डिंग। देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे कि हमने ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट में देखा था। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे लोअर होता है। क्या होते हैं, लोअर होते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल इज लोअर, इट इज लोअर। आसान है, बहुत ही आसान। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द ऑर्बिटल। ये रिपल्सन की वजह से होता है, यानी कि एडिटिव इफेक्ट नहीं होता, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट होता है। देखो फेज आपस में उल्टे कंबाइन होते हैं। तो यानी कि हमने क्या देखा कि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लोअर हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं, वो रिपल्सिव नेचर की वजह से होते हैं। थर्ड पॉइंट, एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, लोअर होती है। सॉरी, ठीक है, बिकॉज उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी एंड हेंस लोअर स्टेबिलिटी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी यदि हायर है तो एनर्जी है लोअर है, स्टेबिलिटी लोअर है एनर्जी हायर है। समझ में आ गया? इजी है, इजी पीजी। एंटी बॉन्डिंग समझ में आ गया, बॉन्डिंग समझ में आ गया, है ना? इनके फीचर समझ में आ गए। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है और सीबीएसई हर साल पूछता है वो ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। व्हाट इज द डिफरेंस, ये मैं लिखवा ही देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तुम तो सिस्टम जानते ही होगे। तो पहला क्या लिख रहा हूँ मैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देन एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने की जरूरत थोड़ी है। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बाइंडिंग और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस देखने वाले जो हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक, हम उसी को डिफरेंस के एज इट इज यूज करने वाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो बॉन्डिंग में क्या होगा? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, भाई साहब क्या कर रहे हो आप? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड ड्यू टू एडिटिव ड्यू टू एडिटिव नेचर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू एडिटिव नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एडिटिव नेचर की वजह से फॉर्म्ड होते हैं ना वो बॉन्डिंग कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड ड्यू टू सब्ट्रैक्टिव नेचर। सब्ट्रैक्टिव नेचर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला पॉइंट क्या है कि बॉन्डिंग क्या होते हैं? वो एडिटिव नेचर की वजह से फॉर्म्ड होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं? वो सब्ट्रैक्टिव नेचर की वजह से फॉर्म्ड होते हैं। आसान है, पहला पॉइंट इजी है। डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, पहला पॉइंट क्या था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ड्यू टू द एडिटिव नेचर ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग एंड ड्यू टू द सब्ट्रैक्टिव नेचर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया?
नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं भाइयों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और एंटी बॉन्डिंग में मिनिमम होती है। समझ में आ गया? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, और एंटी बॉन्डिंग में मिनिमम है। छोटा सा है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। मैक्सिमम और मिनिमम आपको देखना है, ठीक है? तो बॉन्डिंग हमेशा कंस्ट्रक्टिव फेज है, तो समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये जो फॉर्म्ड होगा ना हमेशा बाय प्लस एंड प्लस पार्ट को कंबाइन करके, और माइनस एंड माइनस पार्ट को कंबाइन करके। बट जब एंटी बॉन्डिंग जो फॉर्म्ड होती है, वो हमेशा उल्टा फेज कंबाइन होगा। प्लस कंबाइन करेगा माइनस से, या माइनस कंबाइन करेगा प्लस। बस इतना याद रखो। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको लिखवाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब इलेक्ट्रॉन वेव का सिमिलर वेव वाला पार्ट जो कंबाइन होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन वेव का सिमिलर वेव वाला पार्ट कंबाइन होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वेव का सिमिलर वेव वाला पार्ट कंबाइन होता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि आपको यदि कंस्ट्रक्टिव पार्ट को ज्वाइन करना है, यदि मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, यदि मुझे बॉन्डिंग करनी थी, और मुझे बॉन्डिंग में क्या होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव पेज कंबाइन होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, या तो ऐसा कर लो कंबाइन, या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, या तो ऐसा कंबाइन कर लो या फिर ऐसा कंबाइन कर लो। बॉन्डिंग के कंडीशंस में सेम फेज वाले कंबाइंड हो रहे हैं, बट एंटी बॉन्डिंग में उल्टे फेज वाले कंबाइंड हो, एंटी बॉन्डिंग में उल्टे फेज वाले कंबाइंड हो एंटी बॉन्डिंग। यानी कि या तो आप ऐसा कंबाइन कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना? ऐसा कंबाइन कर लो, या फिर आप माइनस प्लस प्लस, ठीक है? या तो वेव को आप इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वेव का दिखाया मैंने, इलेक्ट्रॉन वेव को या तो आप सेम फेज वाले में कंबाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जब आप अपोजिट फेज में कंबाइन करते हो तो एंटी बॉन्डिंग कहलाती है। इजी है, डाउट नहीं आना चाहिए कोई भी, है ना? पढ़ो इस तरीके से कि क्वेश्चन में कोई डाउट ना आए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पढ़ाई करो कि कोई भी डाउट ना आए जब आप क्वेश्चन करो। तो बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, समझ में आया? फेज आपस में कैसे कंबाइंड होते
तो ये अपना 3 पॉइंट है। एक और पॉइंट लिख लो आपको जरूरत है तो। ये एडिटिव नेचर होता है, ये सब्ट्रैक्टिव नेचर होता है। ये लिख सकते हो कि एनर्जी इसकी क्या होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी इसकी हाई होती है और स्टेबिलिटी लो होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, लिखिए। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब एनर्जी हाई है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। और इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। क्या, ये अपना क्या था, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस था। देखो पेपर के अंदर ये पूछ सकते हैं आपसे ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बहुत ही तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइंड होते हैं, बॉन्डिंग कैसे कंबाइंड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग कैसे कंबाइंड होते हैं। बॉन्डिंग कैसे कंबाइंड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग कैसे कंबाइंड, बिल्कुल डिटेल से मैंने एक एक, जो भी आपको जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे मैंने सारे जो यहाँ पे डील करने का ट्राई करा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करने वाला हूँ मैं और क्या आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो। तो हमने ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंडीशन देखा और हमने इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करे। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंडीशन देख लिया है और इनके बारे में पढ़ लिया है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, और आपने ये भी देखा कि फेज डायग्राम में ये कैसे आता है, एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होगा कि सर आप तो ऑर्बिटल्स को भी बना के दिखा दो, ऑर्बिटल्स को भी बना के दिखा दो कि आपस में ये कैसे कंबाइंड होते हैं। ये भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो आप ऑर्बिटल्स को भी बना के देखने वाले हैं कि आपस में ये कैसे कंबाइंड होते हैं। तो ध्यान से देखते रहना और समझना कि मैं क्या कहने वाला हूं। देखो, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये सीखा है कि बॉन्डिंग क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं और हम इनके बीच में डिफरेंस सीखें। ठीक है, चलो। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे कैसे हम डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है।